Good morning, students. Today we will discuss about the next topic. ठीक है, after discussing the applications study करने के बाद हम लोग next topic को study करेंगे. So the next topic is Newton's second law is the real law of motion. ठीक है, कि न्यूटन का जो second law होता है उसको हम real law of motion भी बोलते हैं. Why it is called the real law of motion? Because न्यूटन के second law का यूज करके हम first law को भी ड्राइव कर सकते हैं और न्यूटन के ही सेकंड लॉ को यूज करके हम थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है. ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन ड्राइव करेंगे. कैसे हम न्यूटन का सेकंड लॉ ही लेके चलेंगे विच इज F = ma होता है. ठीक है, इसी को हम लेके चलेंगे और क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लॉ ड्राइव करेंगे इसकी हेल्प से और इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ को भी ड्राइव करेंगे. इन दैट वे वी कैन शो दैट द न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन का सेकंड लॉ कैसा होगा, रियल लॉ ऑफ मोशन होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ फ्रॉम कहां से, कौन से लॉ से बनाना है हमें फर्स्ट लॉ, सेकंड से. ठीक है, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ को ड्राइव करना है कहां से, सेकंड लॉ से ड्राइव करना है. तो देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, व्हाट इज द फोर्स हियर, फोर्स क्या होती है, इट इज द एक्सटर्नल फोर्स. मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ऑफ मास स्मॉल m. जब मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा, ये फोर्स कैसी होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है, नॉट इंटरनल फोर्स. ठीक है, यानी कि जब मैं इस बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये बॉडी की करेगी, एक्सेलरेट करेगी. एक्सेलरेट विद सम काइंड ऑफ द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो ये करेगी, एक्सेलरेट करेगी. सो दैट्स व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज F = मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन मुझे बनाना है फर्स्ट लॉ. ठीक है, फर्स्ट लॉ था क्या, पहले इस जान लेते हैं हम. फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इज इन द मोशन विल रिमेन इन द मोशन अनलेस अंटिल इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स. क्या बोला था कि बॉडी अगर रेस्ट में ही है तो वो रेस्ट में रहेगी, मूव कर रही है तो मूव भी करती रहेगी. कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी. ठीक है, तो उसी को हमने प्रूव करना है. तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो फोर्स होती है, ये कौन सी फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स. मान लो मैं इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना बंद कर देता हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू द जीरो. एक्सटर्नल फोर्स जब इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी. ठीक है, किसके इक्वलेंट होगी, जीरो के इक्वलेंट होगी. जब ये फोर्स ही जीरो के इक्वलेंट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, that means ma is equal to 0. अब बॉडी का मास तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटी विल बी इक्वल टू द जीरो. तो बॉडी का मास थोड़ा जीरो होगा. किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो उसका मास थोड़ा जीरो होगा, वो तो बढ़ाएगा रहेगा, चाहे 1 किलोग्राम का मास है 10 किलोग्राम का मास है, वो थोड़ा जीरो होगा. तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी जीरो हो रही है, फिर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द जीरो. अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करता हूं तो आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज dB/dt. किसके इक्विवेलेंट हुआ, जीरो के इक्विवेलेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ, dB/dt का मतलब क्या हुआ, विच इज इक्वल टू जीरो. ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम. क्या बोला जाता है इस क्वांटिटी को, रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम. d/dt जो क्वांटिटी होती है क्या बोला जाता है उसको, रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या चेंज हो रही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसकी, किसका रेट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का रेट चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, पर यूनिट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में. यानी कि ये जो रेट है चेंज होने की जो प्रोसेस है दैट विल बी इक्वल टू द जीरो. यानी कि वेलोसिटी जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है क्योंकि सारा का सारा फंक्शन किसके इक्विवेलेंट है, हमारे पास जीरो के इक्विवेलेंट है. अगर ये सारा फंक्शन जीरो के इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी क्वांटिटी जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, अरे इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं लेके आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है. जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, मान लो मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0 सेकंड पर मैंने इसको देखा तो इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है, 1 सेकंड पर देखा तो इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड. फिर से 3 सेकंड पर देखा तब भी इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड. यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसको कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वेलोसिटी क्यों हुई, यहाँ पे कांस्टेंट हुई वेलोसिटी, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया. ठीक है, तो ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज d/dt.
विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट विल बी इक्वल टू द जीरो। मतलब वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। जब टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी इज एट रेस्ट, will remain at rest, remain at rest, or body is in motion, will remain in motion, remain in motion। समझा रही बात ये, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बॉडी अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है तभी तो उसकी वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। तो ये जीरो भी तो कांस्टेंट ही है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा है जीरो में। अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, तो बॉडी इज एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रह रही है, बॉडी इज इन द मोशन विल रिमेन इन द मोशन। अगर 1 मीटर पर सेकंड के साथ वेलोसिटी चल रही, बॉडी चल रही है तो वो उसी स्पीड के साथ चल रही है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहां से ड्रॉ किया गया है, दैट इज फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, कब तक ये चेंज नहीं होता है, व्हेन external force act on it। और ये सारी की सारी डेरिवेशन जो थी वो तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की थी। ये सारी की सारी डेरिवेशन जो है किसकी है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ की है। सो इन दैट वे वी हैव यूज्ड द न्यूटन सेकंड लॉ एंड ड्राइव्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ। यहाँ पे हमने शो कर दिया कि न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करके हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट करेंगे आप इसको सोल्व। अगर ये भी हम प्रूव कर देते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन का सेकंड लॉ कैसा होता है, रियल लॉ होता है मोशन का। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट में क्या ड्राइव करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। कहां से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का ही यूज करके। ठीक है, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड लॉ का यूज करके। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने न्यूटन के लॉ जो पढ़े हैं वो दो फॉर्म में पढ़े हैं, दैट इज F इज इक्वल टू dP अपॉन dt, और दूसरा क्या पढ़ा होता है F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस लॉ का हमने यूज कर लिया पहले अकॉर्डिंग टू द आवर कन्वीनियंस। ठीक है, जैसा हमें अप्रोप्रिएट लगता है उसके अकॉर्डिंग हम इन चीजों को यूज करते हैं। ऐसा कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है कि हमें यही चीज यूज करके उसको प्रूव करना है। ठीक है, तो फिर आप इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसको भी चूज कर सकते हो और इसको भी चूज करके प्रूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो सुटेबल लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस इक्वेशन को चूज करके चलते हैं। ठीक है, वी नो द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू कितना होता है dP अपॉन dt, वेयर P इज द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास बॉडी है 1 किलोग्राम की, इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो मोमेंटम कितना बना यहाँ पे, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो कितना बना 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑन अप्लाई द फोर्स, तो बॉडी भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कितना 1 किलोग्राम बॉडी तो वही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी मान लेते हैं चेंज हो जाएगी। ठीक, 2 मीटर पर सेकंड से। तो मोमेंटम कितना बना यहाँ पे mb, दैट इज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द चेंज इन द मोमेंटम। ठीक है, ऐसी चीज को हम बोलते हैं। ये जो चेंज हो रहा है दोनों बॉडीज के दो इंटरवल के बीच में, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये डी अपॉन dt क्वांटिटी क्या बोली जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम कुछ और था और कुछ टाइम के बाद देखा तो मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने दो बॉडीज कंसीडर की हैं। एक बॉडी ये है और इसी के ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है। ठीक है, तो ऊपर वाली बॉडी को मैंने फर्स्ट बॉडी नाम दे दिया और दूसरे नीचे रखी है उसको मैंने नाम दे दिया 2। अब देखो हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ था, उसमें थर्ड लॉ में क्या बोला था कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो ये बॉडी क्या करेगी, फर्स्ट बॉडी जो है इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट वन। फर्स्ट बॉडी ने सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसलिए इसको एरो नीचे की तरफ लगा करके सुपस्क्रिप्ट इस तरह से लिखना है, 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, फर्स्ट की वजह से।
इन द सेम मैनर अगर ये फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रही है तो ये भी क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, F1 2। वन मोर थिंग, ये सारा का सारा जो बॉडीज ले रहे हैं ये सिस्टम बोला जाता है इस पूरी कंसेप्ट को। तो ये जो होता है ये किसके अंडर ले रहे हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम। What is the isolated system in which there is no effect of the external force? इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट इसके अंदर कितना होता है, जीरो, ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम न्यूटन्स के लॉ का यूज करके इन फोर्सेस की वैल्यू निकालते हैं। देखो न्यूटन्स का लॉ क्या था, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकेंड, फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स जो है सेकेंड की वजह से कितनी आएगी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, d अपॉन dt। मान लो फर्स्ट बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है दैट कैन बी रिटन एज p1, उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कितना, p1, यानी कि जो बॉडी इस की फोर्स की वजह से चेंज हो रही है वो p1 भी मान लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से तो सेकंड बॉडी की फोर्स कितनी बनेगी, F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज p2। क्लियर हो गई बात, ये क्या किया मैंने, इन दोनों इक्वेशंस से फोर्सेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में नेट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नेट इफेक्ट चेक करते हैं कि टोटल फोर्स कितनी होगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, टोटल फोर्स निकालनी है तो ऐड करना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कैसे किएगा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड भी इस तरह से ऐड होगी, d अपॉन dt p1 प्लस d अपॉन dt p2। क्लियर हो गई बात ये। अब यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग बात, देखो यहां पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि सारा का सारा सिस्टम जो है वो कहां पे है, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर है, मतलब एक आइसोलेटेड वॉल बनाई है उसके अंदर रखा हुआ ये सिस्टम सारा। तब यहां पे देखो अगर ये बॉडीज अंदर पड़ी हुई हैं तो इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ही नहीं कर रही है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके मोमेंटम में तो चेंज ही नहीं आएगा। अगर देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई बॉडी है तो इसका मोमेंटम मान लो यहाँ पे 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 1 किलोग्राम की, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो ये चेंज कब होगा, जब मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा। अरे ये तो सारा सारा सिस्टम इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो हम फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जब फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो इसका मोमेंटम में तो चेंज ही कोई नहीं आएगा, यानी कि मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो चेंज आया कुछ, यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकंड मान लेता हूँ, t इक्वल टू 2 सेकंड मान लेता हूँ। तो दोनों टाइम के बीच में देखो कोई चेंज आ रहा है, नहीं चेंज आ रहा है। अरे मोमेंटम में तो कोई चेंज नहीं आया, और ये dp अपॉन dt किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू द 0। अरे टाइम के रिस्पेक्ट में जब मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा है तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है इसकी अमाउंट किसके बराबर हो जाएगा, dp1, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से इसको, देखो यहाँ पे, तो ये सारी क्वांटिटी सेंस dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू द 0 बिकॉज क्यों, ड्यू टू द आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं काम करती है। तो फिर आप बोलोगे कि ये फोर्सेस कौन सी हैं, अरे ये इंटरनल फोर्सेस होती हैं जो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द इंटरनल फोर्सेस। तो हम इसकी इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, अब F12 वेक्टर प्लस ऑफ F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू द 0, क्योंकि ये सारा सारा फंक्शन क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये बची इक्वेशन मेरे पास, तो इसको मैं अरेंज करके कैसे लिख दूं, F12 वेक्टर विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द F21 वेक्टर। और ये कौन सा इक्वेशन थी, दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर हो गई बात। तो इन दैट वे वी हैव प्रूव दैट कि न्यूटन के सेकंड लॉ का यूज करके हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं, और न्यूटन के सेकंड लॉ का ही यूज करके हम न्यूटन के थर्ड लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर होगी बात सभी को ये। सो दिस वन इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, इसी वजह से इसको हम न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड कैरी आउट द 3 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, 3 नंबर का आता है ये, ठीक है, अच्छे से लर्न करना है सभी ने।